स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 9वें चैप्टर के इस अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पशु प्रजनन के बारे में। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इसके 9वें चैप्टर के अगले बिंदुओं को देखने वाले हैं। तो देखिए आज की स्टार्टिंग बिंदु है पशु प्रजनन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग। तो पशु प्रजनन का अर्थ ये होता है कि पशुओं का प्रजनन यानी जनन करवाना। और किस तरह के पशुओं का प्रजनन करवाएंगे? पशुओं का ऐसे पशु उत्पादन करेंगे, ऐसे पशुओं का जनन करवाएंगे जो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, अच्छे उत्पादक होते हैं और रोग प्रतिरोधक होते हैं। तो देखिए पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहलू का मतलब है ये एक हिस्सा है पशुपालन का। जब भी हम तरह तरह के पशुओं को पालते हैं तो हमें ये चाहिए कि उन पशुओं की जो नस्ल है, किस्म है, वो अच्छी क्वालिटी की, गुणवत्ता वाली, अच्छे उत्पादन देने वाली और रोग प्रतिरोधक किस्में हो या उनकी नस्ल हो। तो इसलिए हमें पशु प्रजनन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो देखिए पशु प्रजनन के उद्देश्य क्या है? तो पशु प्रजनन का पहला उद्देश्य है कि उन्नत नस्ल के पशुधन का विकास करना। और दूसरा इसका यानी हम उन्नत नस्ल का मतलब है अच्छी क्वालिटी की जो नस्ल है उसका विकास करना है। पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना है, जैसे दूध का उत्पादन बढ़े, अंडों का उत्पादन, मांस का उत्पादन या ऊन का उत्पादन। तो जो पशुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनको भी हमें बढ़ाना है। तीसरा इसका उद्देश्य यह हो सकता है कि पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी है उसमें सुधार हो। तो जो पशुओं से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिले, इसके लिए भी हमें पशु प्रजनन करवाना जरूरी होता है। रोग प्रतिरोधक पशुधन का विकास करना। और जबकि पशुओं में भी कई प्रकार के वायरस के या जीवाणु से, कवकों से रोग होते हैं, तो ऐसे पशुधन का हमें नस्लों का विकास करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा रोग प्रतिरोधक हो। और अगला है कि आर्थिक महत्व वाले अन्य पशुओं का विकास करना। वो चाहे वो पशुधन है, चाहे वो दूध वाले हों, चाहे अंडे वाले हो, या मांस या ऊन वाले पशु हो। इसके अलावा जैसे कोई भारवाहक है या खेती में काम करने वाले पशु है, तो इस तरह के जो दूसरे पशु है जो हमारे आर्थिक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है उसका भी विकास करना। तो ये सारे उद्देश्य हमारे पशु प्रजनन के होते हैं। तो अब पशु प्रजनन कैसे करवाया जाए, तो उसके लिए क्या क्या उपाय है देखिए। तो पशु प्रजनन उद्देश्यों की प्राप्त करने, ये जो हमने उद्देश्य पढ़े हैं इसको हम कैसे प्राप्त करें, या जो नस्ल होती है उसमें सुधार हेतु हम क्या क्या उपाय करें। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, टेक्निक है हमारे पास, उनके द्वारा हम पशु प्रजनन के जो उद्देश्य हैं, ये इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपन पशु प्रजनन करवाएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो उपाय या टेक्निक है वो है अंतः प्रजनन। देखिए इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन का मतलब ये होता है एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में हम प्रजनन करवाने वाले हैं। और एक नस्ल क्या होती है? ये एक पशुओं का ऐसा समूह होता है जो आकार में, आकृति में, रंग रूप इसके अंदर एक समान दिखाई देते हैं। तो जो एक नस्ल के जो पशु होते हैं उनके बीच हम प्रजनन करवाते हैं। अब इसमें प्रजनन किन जीवों के बीच में कराएंगे? उसमें भी जो श्रेष्ठ होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं, उत्तम श्रेणी के जो पशु होते हैं उनका एक नर ले लिया जाता है, दूसरे को मादा के रूप में लिया जाता है और फिर उनमें संगम या मैटिंग करवाई जाती है और उनसे जो संतति पैदा होती है वो अच्छी नस्ल की पैदा होती है। तो देखिए जब एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन होता है तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा, इन ब्रीडिंग एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में होगा। ये इसमें क्या करेंगे, एक ही नस्ल के अधिकतम निकटस्थ यानी जो बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल निकटस्थ या घनिष्ठ संबंधित होते हैं, उन पशुओं के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम या मेटिंग करवाई जाती है।
मतलब नर और मादा के बीच में निषेचन की प्रक्रिया या मेटिंग करवाई जाती है। नस्ल एक ही होनी चाहिए और वो निकटस्थ या घनिष्ठ संबंधित होने चाहिए। अंतः प्रजनन की विधि में किसी एक ही नस्ल के उत्तम किस्म वाले तो नर ले लेते हैं और उत्तम किस्म की मादा की पहचान कर लेते हैं और फिर इनके मध्य हम प्रजनन करवाते हैं। और ये परंपरागत तौर पर बहुत ज़्यादा होता ही है कि जो घर में पशु होते हैं उसकी जो उत्तम किस्म की मादा और जो उत्तम किस्म का नर होता है उसके साथ उसकी मेटिंग करवाते हैं और ये काम चलता रहता है लगभग 4 से 6 पीढ़ियों तक। अब देखिए, अंतः प्रजनन की इस विधि में हम क्या करेंगे, एक नस्ल की उत्तम तो नर ले लेंगे और उत्तम किस्म की मादा ले लेंगे और उसकी पहचान करके उनके बीच में प्रजनन करवाएंगे। पशुओं में उत्तम या जो श्रेष्ठ मादा होती है वह होती है जिसका प्रति दुग्ध श्रावण काल में अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। मतलब उत्तम श्रेणी की मादा किसे कहेंगे अपन, कि ऐसी मादा है जो लंबे समय तक दूध देती है या जो उसका दुग्ध श्रावण काल होता है वो अधिक होता है, दूध उत्पादन भी अधिक होता है और लंबे समय तक दूध देती है, ऐसी मादा को हम पहचान लेंगे। और श्रेष्ठ या उत्तम नर कौन सा होता है, जो अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकता है, यानी अच्छी किस्म की अच्छी गुणवत्ता वाली लंबी चौड़ी संतति उत्पन्न कर सकता है, वो श्रेष्ठ नर होता है। तो इस तरह के अपन एक श्रेष्ठ गुण वाली मादा छांट लेंगे और एक श्रेष्ठ गुण वाला नर छांट लेंगे और फिर इन दोनों के बीच में संगम या मेटिंग की क्रिया करवाई जाती है। तो ये अपन नॉर्मली जैसे ये आमतौर पर ये अपन इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और पशुओं का प्रजनन करते हैं। देखिए, अंतः प्रजनन का महत्व क्या है, मतलब अभी अंतः प्रजनन को अपन एक ही नस्ल के बीच जो श्रेष्ठ नर और मादा है उसके बीच में अपन मैटिंग करवा रहे हैं। इसका महत्व क्या है, देखिए अंतः प्रजनन समयुग्मता को बढ़ावा देता है। तो समयुग्मता को ये बढ़ावा देगा तो इसके अंदर गुण बने रहेंगे। पशुओं में जो शुद्ध वंश क्रम होता है उसके विकसित होने में सहायक है। और जो इससे क्या होगा, जो एक नस्ल का जो शुद्ध वंश क्रम है, जो शुद्ध उसके जीन है वो बने रहेंगे, वो उनके विकास में ये अपन को मदद करेगा। अर्थात यदि किसी प्रकार के पशु में शुद्ध वंश क्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन जरूरी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि यदि किसी भी प्रकार के पशु में अगर शुद्ध वंश क्रम उसका विकसित करना है तो हमें उसका अंतः प्रजनन ही करवाना है, एक ही नस्ल के श्रेष्ठ नर और मादा के बीच में मेटिंग करवानी है, तभी उसका शुद्ध वंश क्रम हमें प्राप्त हो सकता है। इसमें श्रेष्ठ किस्म के जीनों का संचयन होता है, स्टोरेज होता है और जो अवांछनीय जीन होती है उसका निष्कासन हो जाता है, यानी उसके निष्कासन में मदद मिलती है। तो जब अंतः प्रजनन करवाते हैं अपन 4 से 6 पीढ़ियों तक, ये भी याद रखना है, तो उसमें जो अच्छी किस जीनें होती है उसका संचय हो जाता है, वो स्टोर हो जाती है और जो अवांछनीय बेकार की जीन होती है उसका निष्कासन हो जाता है। तो ये भी इसका महत्व है। चौथा है, प्रत्येक पद पर श्रेष्ठ नस्ल का चयन करके अंतः प्रजनन करवाने से पशुओं की उत्पादकता बढ़ती है। प्रत्येक पद पर यानी हर बार हम जब जनन करवाते हैं तो एक श्रेष्ठ नर के साथ ही एक उस मादा का मेटिंग करवाते हैं, संगम करवाते हैं, तो हमें जो संतति प्राप्त होती है वो भी अच्छे गुणवत्ता वाली बनी रहेगी, उसमें श्रेष्ठता बनी रहेगी और उसकी उत्पादकता भी आगे चलकर बढ़ी हुई रहेगी। तो हर बार हम क्या करेंगे, एक श्रेष्ठ मादा का एक श्रेष्ठ नर से ही संगम करवाते रहेंगे। ये था कुछ अंतः प्रजनन। अब इसकी देखिए, अब अंतः प्रजनन की कुछ कमियां भी होती है, हानियां होती है कि अगर हम अंतः प्रजनन लंबे समय तक करवाते जा रहे हैं, हमारे पास एक ही नस्ल के 10-15 पशु है, उनके बीच जो श्रेष्ठ नर और मादा है उनका कई 4 से 6 पीढ़ियों से भी ज़्यादा हम लगातार प्रजनन करवा रहे हैं, तो फिर उनकी धीरे धीरे जन्म क्षमता और जो उत्पादकता है या क्वालिटी है वो कम होने लगती है। तो उसका कारण क्या है, तो ये एक कमी है। देखिए, यदि पशुओं के मध्य लगातार अनेक पीढ़ियों तक अंतः प्रजनन करवाया जाता है, नॉर्मली अपन कितना करवाते हैं, 4 से 6 पीढ़ियों तक ही सही माना जाता है अंतः प्रजनन।
लेकिन इससे ज़्यादा करवा रहे हैं, अपना 8-10 पीढ़ियाँ करवा दी, अपन करवाते जा रहे हैं, तो फिर उसमें हानि होने लगती है। तो यदि पशुओं के मध्य लगातार अनेक पीढ़ियों तक अंतः प्रजनन करवाया जाता है, तो उसकी जनन क्षमता और उत्पादकता घट जाती है। और इसे देखिए क्या कहेंगे हम, अंतः प्रजनन अवसादन यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन हो गया, अंतः प्रजनन का जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं होंगे। तो 4 से 6 पीढ़ियों तक ही अपन को प्रजनन करवाना, मैटिंग करवानी है। लगातार अनेक पीढ़ियों तक मैटिंग या संगमन नहीं करवाना है। अगर लगातार अनेक पीढ़ियों तक करवाते गए तो क्या होगा, जनन क्षमता भी कमजोर होने लगेगी और उत्पादकता भी घट जाती है। इससे हम क्या कह रहे हैं, अंतः प्रजनन अवसादन कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि अंतः प्रजनन अवसादन कब होता है, जब हम मैटिंग 4 से 6 पीढ़ियों के से भी ज्यादा संगम एक ही नस्ल के जीवों के मध्य करवा रहे हैं। यानी अंतः प्रजनन अवसादन क्या होता है, निकटस्थ पशुओं के मध्य लगातार अंतः प्रजनन के कारण पैदा होता है। देखिए, अंतः प्रजनन के कारण हानिकारक व अप्रभावी जीनों को अभियुक्त होने का अवसर मिल जाता है। और जब लगातार अंतः प्रजनन होता रहता है तो कई बार ये होता है कि जो हानिकारक जीन है वो भी अपना प्रभाव प्रकट करने लगती है, तो ये भी इसकी एक समस्या है। तो अंतः प्रजनन की 2 हानियां हैं, एक तो अंतः प्रजनन अवसादन और हानिकारक जीनों का प्रकट होना। अब बात ये कि इस अंतः प्रजनन जो अवसादन हो रहा है उसकी समस्या का हल कैसे कर दें अपन। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक बहुत बार अगर बार बार अंतः प्रजनन करवाते हैं तो फिर एक दूसरा सदस्य मैटिंग के लिए लेके आएंगे जो उस नस्ल से संबंध नहीं रखता है। जब कभी अंतः प्रजनन अवसादन की समस्या सामने आए तो अंतः प्रजनन करने वाले पशुओं का उसी नस्ल के असंबंध, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, असंबंध लेकिन श्रेष्ठ किस्म के पशुओं से संगम करवाया जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जो गाय है, काऊ, उसका एक पूरा अपन के 8-10 अपन पशु रख रहे हैं, तो उनको मैटिंग करवाने के लिए जो बैल होता है वो वहाँ पर उपस्थित है। लेकिन अब उसका जो मैटिंग है वो हमने कई पीढ़ियों तक करवा दी है, तो अगर उससे क्या होता है, अंतः प्रजनन अवसादन शुरू हो जाता है। लेकिन अब इस समस्या को अपने दूर करना है तो हमें किसी ऐसे नर की खोज करनी पड़ेगी जो वहाँ पर नहीं है, और उस नर जो उस नस्ल से संबंध है उस किसी दूसरे श्रेष्ठ किस्म के नर की खोज करके हम फिर उसका मैटिंग करवाते हैं। तो देखिए, उसी नस्ल के असंबंध किंतु श्रेष्ठ किस्म के पशुओं से संगम करवाए, या तो अपन उसकी मादा लेके आएंगे श्रेष्ठ किस्म की दूसरी, या नर जो दूसरी किस्म का होगा उसके बीच में संगम करवाएंगे। इससे जनन क्षमता और उत्पादकता फिर दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है, अर्थात जिसको अपन बहिःसंकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, बहिःसंकरण। कहने का मतलब है अगर अवसादन हो रहा है अंतः प्रजनन में तो उसकी समस्या का एक ही हल है कि बहिःप्रजनन या बहिःसंकरण करवाना पड़ेगा अपन को, और किसी दूसरे असंबंध श्रेष्ठ किस्म के जो पहले से संबंधित नहीं है उनके बीच में अपन को संगम करवाना पड़ेगा। देखिए, नस्ल या ब्रीड क्या है, तो देखिए नस्ल क्या होती है, इसका भी एक प्रश्न बनता है कि पशुओं का ऐसा समूह जो वंश, जिनका वंश तो एक ही, और वो सामान्य लक्षणों जैसे कि दिखावट देखने में या आकृति में या आकार में या स्वरूपण, जो भी इनका रंग रूप है उसमें वो समान हो तो उसे ही हम एक नस्ल कहते हैं। जैसे एक गाय का पशु है तो वो समान आकृति आकार की रूप वाली गायों का एक समूह है, वो कहलाएगा, उसकी एक नस्ल कहलाएगी। तो ये था अंतः प्रजनन जो कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में कराते हैं, और वो भी हमें करवाना चाहिए श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के बीच में। और कितनी पीढ़ियों तक, 4 से 6 पीढ़ियों तक अपन करवाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करवाएंगे तो अवसादन की स्थिति आ जाएगी, अंतः प्रजनन अवसादन होगा, फिर उत्पादकता और जनन क्षमता दोनों घटने लग जाएगी। और फिर उस अवसादन अगर दिख रहा है, हमें दिखने लगा कि अवसादन हो रहा है, तो हमें फिर किसी असंबंध श्रेष्ठ किस्म के नर को या मादा को लेकर संगम करवाना होता है।
अब अपन दूसरी टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसमें बहिप्रजनन या इसको हम कह रहे हैं आउट ब्रीडिंग। देखिए, तो एक तो था फर्स्ट हमने पढ़ा अंतःप्रजनन, जो कि निकटतस्थ यानी जो निकट संबंधित जो पशु थे एक ही नस्ल के, उनके मध्य अपन जनन करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर बहिप्रजनन क्या होता है? बिना किसी संबंध, देखिए, यानी असंबंध। इसको एक शब्द और लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? असंबंध। तो या तो ऐसे लिख देंगे, बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन। देखिए, तो हाँ, नस्ल एक हो सकती है, लेकिन फिर उनके बीच में संबंध नहीं होना चाहिए कि उनमें कभी भी मेटिंग नहीं हुई है। तो बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन बहिप्रजनन कहलाता है। बहिप्रजनन निम्न तरीकों से हो सकता है। कैसे तरीके हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जिनके पूर्वज समान न हो, यानी उनके पूर्वजों ने कभी आपस में मेटिंग नहीं की और संगम नहीं किया है, अर्थात जिनके मध्य आपस में कोई संबंध न हो, तो अगर उनके बीच में अपन प्रजनन करवाते हैं तो वो फिर अंतः प्रजनन न होकर बहिप्रजनन होता है। या भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं के मध्य प्रजनन करवाते हैं, जिसे परप्रजनन कहते हैं, क्रॉस अपन ब्रीडिंग बोलेंगे। तो ये अगर भिन्न भिन्न नस्लों के बीच है तो वो तो फिर वही प्रजनन होता ही है। इसके अलावा एक तरीका और सकता है कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के पशुओं के बीच में प्रजनन करवाएं, जिसको अपन अंतर विशिष्ट संकरण भी कहते हैं। प्रजातियां ही अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न नस्लें होगी या भिन्न भिन्न प्रजातियां। तो देखिए, नस्ल और प्रजाति, जो नस्ल होती है वो एक उस प्रजातियों से छोटा सा रूप है, जबकि प्रजाति क्या है? एक बड़ा रूप है जिसके अंदर बहुत सारी नस्लें मौजूद होती है। जबकि नस्ल एक छोटा रूप है जो कि प्रजाति के अंदर शामिल होता है। तो भिन्न भिन्न नस्लों के बीच में या भिन्न भिन्न प्रजातियों के पशुओं के मध्य संकरण करवाएंगे। देखिए, इसमें तो प्रजाति अलग होती है, वंश तो एक होगा लेकिन जाति अलग होगी, जबकि इसमें नस्ल अलग अलग होगी। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की कई नस्लें होती है, बिल्ली होती है, बिल्ली की अब फिर कई नस्लें होती है। तो वो होता है अलग अलग नस्लों के बीच में। और प्रजाति का मतलब है पूरी स्पीसीज ही चेंज हो जाती है। जैसे अपने टाइगर और एक लोइन है, तो जैसे पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस, तो वंश तो दोनों का एक है लेकिन जाति भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में अपन प्रजनन करवाते हैं, तो उसे अपन अंतर विशिष्ट संकरण भी कहते हैं। तो 3 तरीके हो सकते हैं भाई प्रजनन के। इनमें आपस में कहीं पर भी कोई संबंध नहीं होता है और पहली बार इनमें संगम या मेटिंग करवाई जाती है। तो असंबंध या बिना पहले से कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, और उनके बीच में जब अपन प्रजनन करवाते हैं तो वो होता है बहिप्रजनन। और पहले से संबंधित या एक ही नस्ल के जो संबंधित जो पशु है उनके बीच में होता है वो अंतः प्रजनन होता है। देखिए, अब इसके कितने रूप है देखिए। तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, इसमें 3 तरीके हैं। एक तो है बहिसंकरण, जैसे अपन 3 एक मेथड पढ़ चुके हैं, तीनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट है बहिसंकरण या जिसको आउट क्रॉसिंग बोल रहे हैं। देखिए, बहिसंकरण में क्या हो रहा है कि ये एक ही नस्ल वाले पशुओं के बीच में संगम कराया जाता है जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों तक नर व मादा में से कोई उभय पूर्वज नहीं है। तो नस्ल एक ही है लेकिन उनके जो पूर्वज है उन्होंने आपस में कभी भी संगम नहीं किया है, उन्होंने कभी भी आपस में संतति उत्पादन नहीं किया है। तो उनमें फिर अपन जब संगम करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं बहिसंकरण, यानी पहले से ये संबंधित नहीं है। तो एक ही नस्ल के असंबंधित जीवों में संगम करवाते हैं तो वो तो होता है बहिसंकरण। और एक ही नस्ल के संबंधित जीव निकटस्थ संबंधित जीवों में अगर पशुओं में अपन संकरण ये प्रजनन करवाते हैं तो वो होता है अंतः प्रजनन। तो ये बहिसंकरण है। देखिए कि एक ही नस्ल वाले पशुओं के बीच संगम करवाया जाता है जिसे 4 से 6 पीढ़ियों तक नर व मादा में से कोई उभय पूर्वज नहीं होता है, यानी आपस में कभी उन्होंने संगम नहीं किया है, तो उसे अपन बहिसंकरण कहते हैं। क्योंकि एक तरह का संकरण हो गया है, क्योंकि इन्होंने कभी आपस में मैटिंग नहीं की है।
बहिःसंकरण से उत्पन्न संतति को बहिःसंकर या आउटक्रॉस कहते हैं। यह विधि ऐसे पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी दूध उत्पादन क्षमता और मांस उत्पादन क्षमता कम हो गई है। तो इस विधि की सहायता से दूध उत्पादन क्षमता और मांस उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। बहिःसंकरण से अंतः प्रजनन अवसादन समाप्त हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर इसका प्रश्न बन सकता है कि अंतः प्रजनन अवसादन को खत्म कैसे करें। तो उसका हम करेंगे बहिःसंकरण करवा देंगे। अंतः प्रजनन अवसादन का मतलब है एक ही नस्ल के संबंधित जीवों में 4 से 6 पीढ़ियों से ज़्यादा जब प्रजनन करवाते हैं तो उत्पादकता और जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। उसे हम अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। अब इसे वापस पाने के लिए क्या करेंगे, बहिःसंकरण करवाएंगे, यानी असंबंध, बिना कोई संबंध वाले एक ही नस्ल के जो दूसरे जीव है जो हमारे आसपास मौजूद नहीं है, उस जीवों में, असंबंधित जीवों में अपन प्रजनन करवाएंगे तो उसको हम बहिःसंकरण कह रहे हैं, आउट क्रॉसिंग करवाएंगे। दूसरी इसका मेथड है संकरण। देखिए हाइब्रिड संकरण, जिसको अपन क्रॉस ब्रीडिंग बोल देंगे, क्रॉस ब्रीडिंग है ये। संकरण है क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करेंगे, अपन भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं को ले लेंगे। तो भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं के मध्य करवाए गए प्रजनन को संकरण या पर प्रजनन कहते हैं। तो देखिए अगर कोई भी जीव है केवल एक लक्षण में भिन्नता रखता है और उसके बीच में अपन जब क्रॉस करवाते हैं तो वो संकरण ही कहलाता है। कम से कम एक गुण तो उसका अलग होना चाहिए। तो जैसे भिन्न भिन्न नस्लें होती है तो उन भिन्न भिन्न नस्लें होती है तो उनके कुछ गुण भी अलग अलग होते हैं। तो उनके मध्य जब अपन प्रजनन करवाते हैं तो उसे संकरण या पर प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। इस विधि में एक नस्ल का श्रेष्ठ नर और दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा को लेकर दोनों के मध्य संगम करवाया जाता है, जिसमें दो भिन्न नस्लों के वांछनीय गुण, यानी जो अपन चाह रहे हैं उन गुणों का संयोजन हो जाता है, यानी वो आपस में जुड़ जाते हैं और श्रेष्ठ गुणों युक्त नई नस्ल विकसित हो जाती है या पैदा हो जाती है। तो हमने क्या किया, इसमें दो अलग अलग नस्लें ली है और फिर उनका हमने संकरण करवाया, उनका प्रजनन करवाया है और फिर उस प्रजनित संतति में दोनों के गुण आ गए हैं। जैसे इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है हिस्सरडेल भेड़। हिस्सरडेल भेड़ की एक नई किस्म है, एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ये कैसे विकसित है, ये बीकानेरी एवीज, जो बीकानेर क्षेत्र में जो भेड़ पाई जाती है, और एक मेरिनो रेम्स जिसका नर है, ये तो भेड़ है यानी मादा बीकानेरी एवीज, और एक मेरिनो रेम्स जिसका मेढा या नर होता है। मेढा का मतलब क्या होता है, नर। तो बीकानेरी एवीज की तो मादा ले ली और मेरिनो रेम्स नाम का मेढा या नर ले लिया और उनके बीच में हमने संगम करवा दिया। तो जो संतति पैदा होती है इन दोनों से, वो इन दोनों के गुण वाली होती है और ये वो जो संतति वो होती है हिस्सरडेल भेड़। तो देखिए इस तरह से है कि बीकानेरी एवीज ये भेड़ है, ये मादा है, और एक है मेरिनो रेम्स, ये मेढा है या नर है। तो इनका हमने संगम करवा दिया क्योंकि ये एक ही नस्ल, एक अलग अलग नस्ल है। ये अलग नस्ल है, हालांकि भेड़ है दोनों, लेकिन ये अलग नस्ल है, ये अलग नस्ल है। तो दो अलग अलग नस्लों के बीच में अपन प्रजनन करवा रहे हैं, तो उसको अपन कह रहे हैं संकरण या उसको बोल रहे हैं पर प्रजनन। तो इसमें देखिए दोनों के गुण आ गए तो एक नई किस्म बनी, इस किस्म का नाम दिया हमने हिस्सरडेल नस्ल की भेड़। ये कहाँ विकसित की गई है, पंजाब में विकसित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिस्सरडेल भेड़ किससे विकसित की गई है। तो बीकानेरी एवीज की तो ले गई है मादा जो भेड़ है वो, और मेरिनो रेम्स का लिया गया है नर या जो मेढा होता है। इन दोनों में जब संकरण करवाया तो हिस्सरडेल नामक नस्ल की भेड़ हमें प्राप्त हुई। तो इसमें इसकी जो ऊन होती है वो लंबी और अच्छी किस्म की ऊन देखने को मिलती है। ये था संकरण या पर प्रजनन। अब आता है देखिए स्पेशल अंतः विशिष्ट संकरण। देखिए अंतः विशिष्ट संकरण में हम क्या करवा रहे हैं, दो भिन्न प्रजातियों के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, जब दो भिन्न प्रजातियों के नर
और मादा पशुओं के मध्य संगम करवाया जाता है। यानी बिल्कुल जातियां ही अलग कर दी हमने, प्रजाति अलग कर दी है। इसे अंतर विशिष्ट संकरण कहते हैं। तो जब दो भिन्न प्रजातियों के नर और मादा के मध्य संगम करवाया जाता है, मेटिंग करवाई जाती है, तो उसे अंतर विशिष्ट संकरण कहते हैं। देखिए, इसे अंतर जातीय संकरण यानी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि दो भिन्न जातियों के मध्य होता है ये। तो इस संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब दो अलग अलग जातियों के बीच में अपन संकरण करवाते हैं तो दोनों जातियों के गुण उस संतति में आ जाता है, तथा प्राप्त संतति अधिक आर्थिक महत्व वाली होती है। जैसे खच्चर म्यूल इसका एक उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको कि खच्चर किससे विकसित हुआ है। खच्चर अंतर विशिष्ट संकरण से या अंतर जातीय संकरण से विकसित हुआ है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से विकसित हुआ। कैसे कि जैसे एक हम इसमें लिया हमने घोड़ी, जो फीमेल हॉर्स है ये अलग जाती है, एक गधा है जो मेल है यानी मेल डंकी, तो गधा मेल के रूप में ले लिया, और घोड़ी यानी जो फीमेल हॉर्स है उसको अपने फीमेल के रूप में ले लिया। इनके बीच में अपन जब संकरण करवाया है या जनन करवाया, संगम करवाया, इनकी मेटिंग करवाई है, तो जो संतति पैदा होती है उसका नाम है खच्चर। तो देखिए, इस खच्चर में गधे के गुण भी आ जाते हैं और घोड़ी के गुण भी आ जाते हैं। कहने का मतलब है ये बुद्धिमान है, कम हट्टी है, हट कम करता है, अधिक धैर्यवान है, मजबूत भी है और अधिक इसका जीवन काल भी है। तो गधे के और घोड़ी के दोनों के गुण आ गए इस खच्चर में। लेकिन एक विशेषता होती है कि ये बंदे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। अब बंदे क्यों होते हैं, ये आगे जनन नहीं कर पाते हैं। अब बंदे इसलिए होते हैं, देखिए जैसे ये जो घोड़ी है इसके अंदर होते हैं 64 गुणसूत्र, और जो गधा होता है उसके अंदर होते हैं 62 गुणसूत्र। अब इसमें देखिए घोड़ी के जो अंडे बनेंगे उसमें अड़सूत्री विभाजन होगा तो 32 गुणसूत्र हो जाएंगे, और इसमें गधे के जो शुक्राणु होंगे उसके अंदर इसके 31 इसके हो जाएंगे, इसके 31 गुणसूत्र। अब इनका जब निषेचन होगा तो ये स्थिति आएगी कि 63 गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा, और ये 63 आगे चलकर इसमें अड़सूत्री विभाजन नहीं होगा, यानी युग्मक नहीं बनेंगे। तो 63 का आगे अड़सूत्री विभाजन नहीं होगा, युग्मक नहीं बनेंगे, तो ऐसी संततियां कैसे पैदा हो जाएगी, ये बंदे पैदा हो जाएगी। देखिए, घोड़ी में 64 गुणसूत्र है, गधे में 62 है। जब अड़सूत्री विभाजन होता है, घोड़ी के अंदर जो अंडे बनते हैं वो 32, गधे के अंदर शुक्राणु 31, दोनों के बीच में निषेचन हुआ, 63 का वाला बना और ये बंदे हो गया। इसलिए ये जो खच्चर वगैरह पैदा होते हैं ये बंदे होते हैं। ये था जो आपकी किताब में उदाहरण दे रखा है खच्चर का। तो ये यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है, ये प्रश्न इस तरह से बनता है कि एक अंतरजातीय संकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो दो भिन्न जातियों के बीच में ऊपर संगम करवा रहे हैं, तो एक उदाहरण है खच्चर। या खच्चर किस प्रजनन द्वारा विकसित होता है, तो वो है अंतर विशिष्ट संकरण या अंतरजातीय संकरण से। तो इसका उदाहरण याद रखना है, खच्चर का निर्माण कैसे हुआ, तो घोड़ी और गधे से हुआ है, यानी फीमेल तो हॉर्स लिया हमने और मेल डंकी लिया है यानी गधा लिया है। दोनों के गुण आ गए हैं खच्चर में, बहुत उपयोगी जानवर है खच्चर। अभी किताब में केवल आपके एक उदाहरण दिया गया है, लेकिन हमने कुछ उदाहरण और लिख रखे हैं कि ताकि आपको अंतर विशेष संकरण को और ज़्यादा समझ सकें। तो उसके लिए हमने क्या उदाहरण लिए हैं, देखिए कुछ उदाहरण हमने और लिखे हैं। जैसे हिन्नी है, ये हिन्नी मेल हॉर्स और फीमेल डंकी से, जिसको जिन्नी जेन्नी कहते हैं, उससे बनाया हुआ है। इस हिन्नी का निर्माण कैसे हुआ, मेल तो हॉर्स ले लिया और फीमेल डंकी ले लिया, गधा जो है उसकी मादा ले ली और घोड़ा ले लिया, उनके बीच में संगम करवा दिया तो हिन्नी प्राप्त हुई। इसी तरह से जैसे एक है लाइगर, LIGER, लाइगर में अपने मेल तो लोइन ले लिए यानी शेर, और फीमेल टाइगर ले लिया। देखिए इनके अलग अलग जाति होगी, इसको तो बोलते हैं पैंथेरा लियो, इसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। तो इनकी जातियां अलग अलग हो गई। ये जैसे घोड़े की और गधे की भी जाति अलग अलग है। तो यहाँ लेकिन इन दोनों का जो इक्वस जो वंश है वो तो सेम है, लेकिन जातियां अलग अलग दोनों की।
तो लाइगर का निर्माण हो गया, मेल तो लोयन और फीमेल टाइगर के बीच संगम करवा दिया, तो लाइगर हमें प्राप्त हो गया। एक टीओन या जिसको टिगोन भी बोलते हैं, देखो टी-ओन, जैसे लाइगर देखो, एल आई का मतलब हो गया लोयन और जी ई आर ले लिया टाइगर्स के, जी ई आर टाइगर, एल आई ले लिया यहाँ से लोयन से, तो ये बन गया लाइगर। एक है टीओन या टिगोन, टीओन या टिगोन, ये देखिए मेल तो टाइगर लिया है और फीमेल लोयन ले लिया है, ऊपर वाले से उल्टा कर दिया है, मेल टाइगर और फीमेल जो लोयन है उसके द्वारा ये अपने इसका संकरण करवाया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, टियोन या टिगोन कैसे बना लिया, मेल टाइगर ले लिया और फीमेल लोयन ले लिया है। तो यहाँ से देखिए टी आई से तो ले लिया, टियोन के टी आई से तो ले लिया टाइगर से, और ओन ले लिया इस लोयन से ओन ले लिया, तो टियोन बन गया। तो लाइगर और टियोन दोनों ये जो संततियां पैदा होगी ये मेल थी। इसी तरह से देखिए जोंकी और जोर्स भी प्राप्त हुआ है। जोंकी है जेब्रा और डंकी से, तो जे तो हो गया, जेड तो हो गया जेब्रा से, और ओ एन के वाई हो गया इस डंकी से ले लिया। इसी तरह से जोर्स नाम की संतति जेब्रा और हॉर्स से, जेड का मतलब जेब्रा और ओ आर एस का मतलब हॉर्स से, तो हिन्नी, लाइगर, टियोन या टिगोन, जोंकी, जोर्स, ये सब अंतर विशिष्ट संकरण, जैसे खच्चर पैदा हुआ है उसी तरह से इसका निर्माण किया गया है, और इनके इनके अंदर दोनों के गुण मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये अंतर विशिष्ट संकरण से नई प्रजातियां बनाई गई है जिसमें दोनों ही जनकों के गुण पाए जाते हैं। तो देखिए इनकी सबकी जाति अलग अलग है, वंश एक है लेकिन अलग अलग जातियां हैं। तो अलग अलग जातियों के बीच में अगर अपन संगम करवाते हैं तो वो अंतर विशिष्ट संकरण या अंतर जातीय संकरण होता है। इसके बाद में हम एक और विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कृत्रिम प्रजनन। देखिए कृत्रिम प्रजनन यानी कृत्रिम रूप से अपन प्रजनन करवाएंगे, तो वो वीर्य सेचन के द्वारा, तो किस तरह से करवाएंगे वो अपन देखेंगे। देखिए तो कृत्रिम वीर्य सेचन के माध्यम से पशुओं में आसानी से कृत्रिम प्रजनन करवाया जा सकता है। कृत्रिम वीर्य सेचन से श्रेष्ठ नर का चयन करके उसका वीर्य एकत्र किया जाता है। तो श्रेष्ठ नर ले लेंगे, फिर इसका कृत्रिम विधि से वीर्य एकत्र करेंगे, जिसे ऋतुकाल आने पर, कि जो जनन का काल आता है मादा में, तो ऋतुकाल आने पर एक विशेष उपकरण की सहायता से कृत्रिम रूप से मादा के जनन मार्ग में पहुंचा दिया जाता है। तो जो हमने वीर्य इकट्ठा किया है नर का, उसको मादा के जो ऋतुकाल आएगा उसमें एक उपकरण होता है, उस उपकरण की सहायता से इंजेक्शन के द्वारा मादा की जनन वाहिनी में उस वीर्य को पहुंचा दिया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कृत्रिम वीर्य सेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। वीर्य का उपयोग तुरंत किया जाता है या उसको हिमीकृत के बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसको ठंडा कर लेंगे और फिर जैसे समय आएगा उस समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य संगम प्राकृतिक से, जो सामान्य संगम होता है यानी जो प्राकृतिक होता है, उससे उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाती है। तो जो नॉर्मली एक प्राकृतिक संगम होता है नर और मादा का, उसे कुछ समस्या पैदा हो जाती है जिनका समाधान हम कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा कर सकते हैं। तो कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा हम श्रेष्ठ नर के किस्म के वीर्य को लेकर प्रजनन करवा सकते हैं। दूसरा देखिए है संकरों के उत्पादन, जो हाइब्रिड्स होते हैं जिनके अंदर दो अलग अलग प्रजातियों के नस्लों के गुण होते हैं, तो उसके उत्पादन में सुधार लाने के लिए कुछ अन्य उपयोगी तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। और उसमें से एक तकनीक है देखिए बहु अंडोत्सर्ग मल्टीपल ओवुलेशन तकनीक एवं भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। बहु अंडोत्सर्ग का मतलब है, हम देखते हैं कि जब अंडोत्सर्ग होता है तो एक या दो अंडे बाहर निकलते हैं अंडाशय से, लेकिन अगर हम उसको कुछ हार्मोन्स देकर बहुत सारे अंडे मोचित करवा लें और फिर उनका निषेचन करवा के, या तो बाहर कृत्रिम रूप से टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन करवा लेंगे या मादा के जननवाहिनी में निषेचन करवा के फिर उनका भ्रूण का स्थानांतरण किसी दूसरे मादा में कर देंगे, तो ये टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है कि अंडोत्सर्ग को बढ़ा लेंगे और फिर भ्रूण स्थानांतरण करके अपन जो संकर पशु होते हैं उनका उत्पादन बढ़ा लेते हैं।
ये तकनीक गो पशुओं के सुधार के कार्यक्रम में शामिल है। इसे देखिए एमओईटी कार्यक्रम भी बोलते हैं। एमओईटी मतलब मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसको। ये एक कार्यक्रम है, एक पूरा प्रोग्राम चलता है जिसके द्वारा गो पशुओं में बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। अब ये जो एमओईटी है ये किस तरह से काम करती है देखिए, तो हम क्या करेंगे, एमओईटी के अंदर इस विधि में एक गाय में एक पुटक परिपक्वन और उच्च अंडोत्सर्ग यानी सुपर ओवुलेशन को प्रेरित करने के लिए एफएसएस हार्मोन दिया जाता है। तो ये एफएसएस हार्मोन क्या करता है, इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक तो अंडों जो पुटक होते हैं उनका परिपक्वन करेगा और अंडोत्सर्ग को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो उससे जो अंडाशय से अंडे बाहर निकलते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो सामान्यतः प्रति चक्कर में एक अंडे की तुलना में, यानी एक अंडा निकलता है नॉर्मली, उसकी तुलना में 6 से लेकर 8 अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। तो मान लीजिए एक ही वहाँ पर निषेचन होना था एक अंडे से, और यहाँ पर 6 से 8 अंडे बन गए, तो इसका मतलब 6 से 8 भ्रूण बनना संभव हो गया है। तो हमने अंडे जो अंडाशय से बाहर निकल रहे हैं उनकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसे कहते हैं बहु अंडोत्सर्ग या मल्टीपल ओवुलेशन, या इसको अपन बोलते हैं सुपर ओवुलेशन। अब इस गाय को श्रेष्ठ सांड या बैल के साथ अथवा कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा संगमित या मैटिंग करवाया जाता है। अब जो ये मादा होती है जिसके अंदर 6 से 8 अंडे बन चुके हैं, तो उसको एक श्रेष्ठ नर के साथ संगमित करवाएंगे, या प्राकृतिक रूप से, या अगर हमारे पास वो मौजूद नहीं तो हम कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा उसका निषेचन करवा लेते हैं। निषेचन के बाद में गाय में 6 से लेकर 8 भ्रूण बन जाते हैं देखिए, क्योंकि 6 से 8 अंडे हैं तो 6 से 8 भ्रूण बन जाएंगे निषेचन से। अब 6 से 8 बच्चे तो एक नर में एक मादा में जन्म लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इन भ्रूणों को 8 से 32 कोष की अवस्था में बिना शल्य क्रिया के, यानी जब भ्रूण बनेंगे, भ्रूण 8 से लेकर 32 कोशिका अवस्था में आ जाएंगी, तब बिना सर्जरी के, यानी ऑपरेशन नहीं करेंगे, बिना सर्जरी के यानी बिना शल्य चिकित्सा के सीधे ही जनन मार्ग से प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो इन भ्रूणों को जनन मार्ग से सीधा ही प्राप्त कर लेंगे। और क्या करेंगे, प्रत्येक भ्रूण को एक प्रतिनियुक्त मादा यानी सेरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी एक तीसरी मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देंगे। जैसे अगर 8 भ्रूण बन रहे हैं तो हम 8 मादाएं ले लेंगे सेरोगेट मदर, और उन प्रत्येक मादा के अंदर इस भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर देंगे। भ्रूण का आगे का परिवर्तन सेरोगेट मदर में होता है, और जो आनुवांशिक माँ होती है यानी जिसके अंडों से भ्रूण बने थे, वो उच्च अंडोत्सर्ग के लिए दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। यानी नेक्स्ट जब पीरियड आता है उसमें, तो नेक्स्ट पीरियड के अंदर फिर से वही 6 से 8 अंडे उत्पन्न कर लिए जाते हैं, फिर उनका निषेचन करवाया जाता है, फिर उन भ्रूणों को दूसरी मादा के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा अच्छे गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सुपर ओवुलेशन में कितने अंडे निकलते हैं, 6 से 8। कौन सी अवस्था में उसका ट्रांसफर करेंगे, 8 से 32 कोष के अवस्था के अंदर सेरोगेट मदर में उसका ट्रांसफर करके हम आगे फिर नए विकसित संकर जीव उत्पन्न कर लेंगे। इस तकनीक द्वारा गो पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में प्रजनन करवाया जा चुका है। इस तकनीक द्वारा अल्प समय में देखिए बड़ी मात्रा में उच्च दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्लों और उच्च गुणवत्ता वाले मांस, यानी कम वसा वाला जो मांस होता है उच्च गुणवत्ता का माना जाता है, प्रदान करने वाली नस्लों का जनन करवाया जाता है। तो ये काम जारी है। तभी अपन देखते हैं कि अच्छी नस्ल के जीवों को बहुत अधिक मात्रा में इसी विधि द्वारा एमओयूटी जो कार्यक्रम है, एमओयूटी इसके द्वारा बहुत फटाफट और कम समय पर अपन बहुत ज़्यादा संकर जीवों का प्रजनन करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे एक मादा है उसमें 8, 4, 5, 6, 7, 8 अंडे बने, तो इनका निषेचन करवा ले तो 8 भ्रूण बन गए। तो इस तरह से हम 8 जो मादाएं होती है उनके अंदर इसको स्थानांतरित करके 8 एक साथ पशु एक समय में तैयार कर सकते हैं। फिर ये जो मादा होती है आनुवांशिक माँ, ये फिर से नए इसी तरह से 8 अंडे तैयार करने के लिए और तैयार कर ली जाती है। तो फिर उससे आगे फिर नए मादाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये कार्यक्रम जारी रहता है। अगले इस टॉपिक के अंदर फिर अपना अगले वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।